हमारी हुकूमत करप्शन के खात्मे और शफाफियत पर यकीन रखती है। अगर हमें कम करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंश्योरेंस बजा देंगे। मैं डरता नहीं हूँ। That I will be president for all Americans. Passport Zindabad, Pakistan, Zindabad. जी से शुरू होता है हर सवाल, और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पनामा केस के हवाले से, जिसका आज 13वां रोज था और अपोजिशन की दूसरे इनिंग्स का आगाज था। नवाज शरीफ इस मुल्क का सबसे बड़ा करप्ट आदमी है, डाकू है। ओए ओए को गाली को फरोग दिया। इसी मुअज़्ज़िज़ अदालत में इमरान खान साहब के खिलाफ पिटीशन है। बड़ी सियासी जमात के एक साहब कायद हैं और दूसरे सेक्रेटरी जनरल हैं। मेरे ऊपर अटैक करे, मैं तो इक़्तिदार में नहीं कभी आया। पनामा केस की रोजाना की बुनियाद पे समाअत का सिलसिला जारी है। आज इसकी 13वीं समाअत थी और अगली समाअत सोमवार के रोज होगी। आज अपोजिशन के वकील ने अपने अपने दलाइल का आगाज किया। अपोजिशन की तरफ से जमात इस्लामी के वकील ने अपने दलाइल का आगाज किया, लेकिन आज ऐसा लगा कि अपोजिशन का पलड़ा पनामा केस में भारी नहीं था, क्योंकि बहुत से मौकों पर जमात इस्लामी के वकील की न सिर्फ सुबकी हुई सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि उनकी सरजनिश भी की गई। आज की समाअत, आज की कार्रवाई में जो अहम रिमार्क्स, जो अहम ऑब्जर्वेशन सामने आई, उसमें यह कि जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ साहब ने जब अपने दलाइल शुरू किए तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज ही इससे किया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मालिक हैं लंदन फ्लैट्स के, और उनकी तकरीर में एतराफ है, कौमी असेंबली वाली तकरीर में एतराफ है, जिसकी बुनियाद पे उन्हें नाअहल करार दिया जाए। और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने लंदन असासे छुपाए हैं, इसलिए वो नाअहल हो गए हैं। उन्होंने अपने कागजात नामजदगी और गोशवारों में भी लंदन असासों का जिक्र नहीं किया। इस पे अदालत ने उनसे सवाल किया कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जानबूझ के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने असासे छुपाए। आसिफ की एतराफ है, आसिफ को तस्लीम कर लिया ना जा की, जब उन्होंने वहां पर वज़ीर आज़म एतराफ कर अपने सही की आया, जब के वकील को खुदा का खौफ बासत तक जाए, सुप्रीम कोर्ट ने एक वज़ीर आज़म नहीं मांगा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ कुछ सवाल कि क्या कोई इस कि ऐसा इस पे आप हमें लेके जाओ का कोई नहीं आए। इनिंग्स का आगाज केस आ सकता है, फैमिली के नहीं, मेरे मरकज राज साहब नून से हैं, जुबैर साहब और से करूं पोजीशन के कमजोर की सुबकी हुई है कि वज़ीर आज़म की कौमी असेंबली की तकरीर में तजाद है, जबकि जमात इस्लामी ने ऑल टुगेदर 360 डिग्री चेंज लेते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की तकरीर में एतराफ है। आप समझते हैं कि जो आज दलाइल दिए गए हैं उसने आपके वकील का मौका कुल नहीं, क्योंकि
کہ ہمارے ذمہ داری اٹھا سینٹر فریق بننا چاہتا ہے آپ کیسے خیبر پختونخوا وہ ایک الگ ہے، وہ تو تنخواہ میں جگہ پر ہے جہاں پہ تعلق اس سے جو سیاسی بڑی وہ تحریک انصاف تو اس بڑا پرفارمنس ایک ہی کیس انصاف کے تھے، ایک ہی کیس کا نہیں چل رہا ہے اگر خیال ہے کیونکہ اپنے اب اس ہیں کہ اگر تو پھر کیونکہ وہ یہ جو اپوزیشن ہو چکا ہے ابھی تو پہلے انہیں کوئی ٹھوس ریتا دیکھنے کی کیا تھی خاص طور پر جو کارروائی قطع نظر تھے یا کو ریپریزنٹ ہی چل رہا تھا، کافی چیزوں کا ذکر پچھلے ٹیلی ویژن چینل اور کی طرف سے بھی پھنسے ڈانٹ پڑی دکھائے ہیں مجھے گیا کہ نہیں گیا پوائنٹ وہ چاہے پی ٹی آئی کہ اس سے قطع نظر۔ دوسری چیز جو انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے ان کی پریئر تھی کہ جی پرائم منسٹر چیف منسٹر رہے ہیں 81 سے، پھر پرائم منسٹر بنے 1990 میں، پر بھی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہمیں یہ چیزوں نے کچھ یہ ہے کہ ہاں 9 دن بار کیری امیونٹی پرائم منسٹر آج کے ایک بنیاد امیونٹی میں جو 66 کلیم نہیں قانونی زیادہ فرق نہ ہے کسی بھی منگنا آلموسٹ پیرالل نہ کیا جائے خرید سپریم کورٹ میں ایک جج سے سپریم کورٹ میں ایک پوائنٹ تو ہوگی کس سے کہا رہے ہیں کہ میں اس پہ یہ نہیں کہا نے کوئی پلس پوائنٹ کہ یہ آئے گی
लेकिन साहब के हवाले इंपॉर्टेंट है, हाल कोई दिया गया आजम कर सकता है कोई बार कोई शक नहीं है, चीजें हर कुछ उसको इनके लिए वो कोई में देखें आप नवाज है जो कि अभी 30 के अरबों के वो अपने बच्चों बाहर इन्वेस्टमेंट जाए कि जो कि जादू की मेकिंग लेकिन शिबली साहब मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ है, वो कोर्ट ऑफ एथिक्स नहीं है। शिबली फराज साहब, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ एथिक्स नहीं है। आप अखलाकी बुनियादों पे, एथिक्स की बुनियादों पे या हमारी मसला बड़ा साहब का एक जो ही सही ही मुमकिन तो हमारी जो है जो जाती गरीब किया सल्तनत नहीं अपनी आप इस काउंटर करेंगे लगा दे में काम कर लेते हैं, बिल्कुल कमाल किया है। मेरे पास टाइम बीबीसी की रिपोर्ट खबर गलत मैं आने का फैसला तो पहले तो करेंसी हो गई है तो काम नहीं चलता या रहनी जुबैर ने आप जुबैर साहब खत्म के बाद डिस्कस करेंगे अमीर साथ वकील के बाद दियानतदारी के लिए सबसे पहले लीडर का दियानतदार होना जरूरी है। जी वेलकम बैक। पनामा केस के हवाले से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आज अपोजिशन के दूसरे इनिंग्स का आगाज हो गया था। जमात इस्लामी के वकील ने दलाइल दिए और जैसा कि हम पहले सेगमेंट में भी बात कर चुके हैं कि जमात इस्लामी के वकील के दलाइल आज पनामा के हवाले से कुछ ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं थे। बहुत से मौकों पे तौफीक आसिफ साहब की ना सिर्फ सुबकी हुई अदालत के सामने जहां उन्होंने जफर अली शाह केस के हवाले से अपने मौक़िफ़ को वापस लिया, बल्कि बहुत से मौकों पर जमात इस्लामी के वकील की आज सरजनिश भी की गई। क्या जमात इस्लामी पनामा केस में अपना वकील तब्दील करेगी या क्या वो अपने वकील की आज की कारकर्दगी से मुतमईन है? इसके अलावा हुकूमत के लिए, शरीफ फैमिली के लिए मुश्किलें ना सिर्फ पनामा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बल्कि ऐवानों में भी, असेंबलीज में भी बढ़ती जा रही हैं। कल वज़ीर आज़म के खिलाफ अपोजिशन ने कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाई थी और आज पंजाब असम्बली में अपोजिशन ने वज़ीर आला शहबाज शरीफ के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया है। आर्टिकल 62-63 के तहत
انہی تمام معاملات پہ بات کریں گے. میرے ساتھ ہیں امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب. السلام علیکم سراج الحق صاحب, بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ تو بہت عرصے سے اور بڑے زبردست طریقے سے کرپشن کے خلاف, جب پاناما کا معاملہ کھڑا بھی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے کا آپ ٹرین مارچ کر رہے ہیں اور بڑی زبردست آپ کرپشن کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں, لیکن وہ زبردست قسم کا موقف آج ہمیں سپریم کورٹ میں آپ کے وکیل کی طرف سے نظر نہیں آیا, بلکہ یہاں تک عدالت نے کہہ دیا آپ کے وکیل کے بارے میں کہ خدا کا خوف کریں کہیں آپ پہ ہی آرٹیکل 62-63 نہ لگ جائے. کیا کہیں گے سراج الحق صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدالت کے سامنے دلائل کے انبار لگ گئے ہیں اور میرے خیال میں اب بھی اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو اس کے سامنے کافی شواہد آئے ہیں. جی, ہمارا آج بھی کل بھی یہ موقف تھا کہ افلاطون نے جس طرح کہا تھا کہ قانون کو مکڑی کا جال نہ بنایا جائے جس میں چھوٹی چیزیں تو پھنس جاتی ہیں اور بڑے بڑے جانور آسانی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ قانون سب کے لیے ہو, اور جہاں تک 62-63 کی بات ہے تو آخر اس پر کب عمل ہوگا؟ یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے, اور اگر عدالت نے خود ہی ریمارکس دیا ہے کہ اگر یہ لاگو کیا جائے تو پھر تو اسمبلی میں کوئی نہیں بچ سکتا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ایک میکینزم بنانا پڑے گا کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا اتنا ہی بڑا احتساب ہوگا. یہاں عام آدمی کا ہمیشہ احتساب ہوتا ہے, ٹیکسی ڈرائیور کا, ریڑے والے کا, مزدور کا, 2000 کا بل ادا نہ کرنے والے کا, لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اس کے لیے راستے تمام ان کے احتساب کے راستے بند ہوتے ہیں. سراج الحق صاحب, وزیر اعظم سراج الحق صاحب, یہی وہ زبردست موقف ہے جو کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہی وہ سیاسی اور عوامی موقف ہے جو سڑکوں پر میڈیا کے سامنے جماعت اسلامی بڑے زبردست انداز میں سامنے رکھتی ہے, لیکن آج عدالت کے سامنے اس طرح نہیں رکھ سکی. آپ اپنے وکیل کی کارکردگی سے مطمئن تھے آج؟ دیکھیے, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا. میرے وکیل نے دلائل دیے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے اسمبلی فلور پر جو تقریر کی ہے اس تقریر میں انہوں نے ذاتی کاروبار کے حوالے سے ایک سرکاری حیثیت کو استعمال کیا ہے. جی, اور اب دیکھیں جب بعد میں ہم نے اسمبلی کا ایجنڈا پیش کیا گیا تو پہلے اس ایجنڈے میں وزیر اعظم کی تقریر شامل ہی نہیں تھی. جی, اس لیے ذاتی کاروبار کے حوالے سے اسمبلی فلور کا استعمال کرنا ظاہر ہے یہ ایک غلط بات ہے. لیکن سراج صاحب اس پہ عدالت نے سوال بھی کیا کہ کیا کوئی ایسا کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہے کہ وزیر اعظم عہدے پہ رہتے ہوئے کاروبار نہیں کر سکتے؟ آپ کے ہی وکیل نے کہا کہ ایسا کوئی ایمبارگو موجود نہیں ہے. دیکھیں, آپ خود جانتے ہیں کہ ایک آدمی اگر وزیر اعظم بنتا ہے, ایک آدمی صدر پاکستان بنتا ہے, اور وہ اگر اپنی ذاتی حیثیت کو اپنی ذاتی کاروبار کے لیے سرکاری منصب استعمال کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں جا رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال پیش کروں گا. ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا آئین ہے وہ اسلامی آئین ہے, آئین پاکستان 1973 کا آئین. اس آئین کی روح سے ہمارے لیے تمام تر جو ماڈل ہے وہ قرآن اور حدیث ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے تو پہلے دن وہ کندھے پر کپڑوں کا بھوری لے کر وہ بازار کی طرف جا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو منع کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹوں کے لیے رزق نہیں کمانا ہے, بچوں کے لیے رزق نہیں کمانا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ خلیفہ ہوتے ہوئے یہ تجارت اس لیے نہ کرے کہ ایک تو آپ کا وقت وہ قوم کی ہے, امت کی ہے, پوری قوم کی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس سرکاری حیثیت کا ایک غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے. اس لیے منع کیا گیا اور اس کے لیے ایک وظیفہ مقرر کیا گیا. میں آپ کو دلچسپ بات بتا دوں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھر اتنا ہی وظیفہ مقرر کیا گیا جتنا ملک میں ایک عام مزدور کا تھا. ایک لمحے پر جب لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت کم ہے, آپ کے لیے زیادہ ہونا چاہیے, اس نے جواب دیا تھا کہ پھر ملک میں تمام مزدوروں کے لیے تنخواہوں میں اضافہ کر لے تو اسی طرح میری تنخواہ میں بھی اضافہ ہوگا.
سراج صاحب یہ بہت اعلیٰ قسم کی اسلامی مثالیں ہیں، تاریخی مثالیں ہیں جو کہ آپ بیان فرما رہے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ انہی تاریخی اسلامی مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یا آپ کے وکیل عدالت کو کنونس کر پائیں گے کہ وزیراعظم صاحب کنوکٹڈ ہیں یا وہ ملزم ہیں، کہ آپ اپنا وکیل تبدیل کرنے جا رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں غرید، آپ یہ بتائیں نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ نے اسلامی اصولوں کو اپنانا ہے تو یہی راستہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے مغرب کو دیکھنا ہے، تو ابھی امریکہ کے نائب صدر بائیڈن اس لیے رو رہے تھے کہ اس نے اپنے بیٹے کی بیماری کے علاج کے لیے اپنے گھر کو بھی فروخت کرنا پڑا۔ تو کسی طرف تو آپ کو جانا پڑے گا۔ ابھی کینیڈا کے وزیر اعظم کا اس پہ احتساب ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک ایسے ریسٹورنٹ میں کیوں قیام کیا جو آپ کا سٹیٹس کے مطابق نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جنگل کا قانون تو نہیں ہے کہ جو بھی کرنا چاہے وہ کریں گے۔ اب ہمیں قانون کی بالادستی قائم کرنی چاہیے۔ میں اپنے وکیل کے ساتھ آج بھی مشاورت کی ہے، کئی پوائنٹس پر ہم نے اتفاق کیا ہے۔ ہمیں 2 دن مزید ملیں گے تیاری کے لیے، اور پیر کے دن ہم ایک بار پھر اپنے دلائل پیش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اور تاریخی اور اسلامی مثالوں کے حوالے سے وزیر اعظم نواز شریف پر دباؤ بڑھا رہے تھے کہ وہ استعفیٰ دیں اور اپنی پوزیشن کو واضح کریں۔ پروگرام میں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ایک بہت چبھتے ہوئے سنگین معاملے پہ بات کریں گے کہ جو آج سندھ اسمبلی میں ہوا وہ صرف اسمبلی میں ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے میں خواتین کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ یہی رویہ جنسی طور پہ ہراساں کرنے کا مسلسل چل رہا ہے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ جی ویلکم بیک۔ سندھ اسمبلی میں آج ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جب آج کی کارروائی کے دوران نصرت سہار عباسی، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سے ہے، انہوں نے سندھ کے پاکستان سے ساتھ اٹھائے روڈ کی تعمیر اور جواب حساب نصرت سہار کے پڑھ دیا جات کے جواب کی طرف سے کے انتہائی الفاظ کیا گیا۔ کارروائی معاملہ یہ ہے طرح کا ایوان صرف نہیں ہے، پہلے قسم کا رویہ میں بڑھتے بات بہیمانہ ابھی تک ایک اور کہا گیا معصوم اس پہ صاحب نے ہماری ٹیم نے کچھ کیس یہ موقع ہے کہ خاص طور پر اسمبلی میں پتافی صاحبہ صاحب سے بات کیا ہوا ہے آپ بتائیے۔ دیکھیے بات نا کوئی نہیں ہوتا ہے، بات ہوئی میں نے وہ یہ چیز میرا خیال میں یہ بات میں کہ نصرت کیا تھا کلام کا سے پہلے لکھا پرابلم کسی اور کی ہوتی ہے نا جو پہلے جمعہ
पे भी एतराज चीज बनता है, दूसरे का कोई राइट। ये हमने आप की आप अच्छी बात सारी पार्लिमानी कार्रवाई मैंने सुनी है, मुझे मालूम है कि किसकी तरफ से क्या जुमले क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए, मैं वो दोहराना नहीं चाहती, लेकिन बहरहाल दोनों तरफ का मौकिफ लेना मेरी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं आपसे भी मौकिफ ले रही हूँ। साहिबा मैं बहुत शुक्रिया टॉपिक को, चूंकि आप इस टॉपिक था बहुत क्या स्टेट एक तरफ से भी बात सामने और पे भी, चूंकि ये चीज सारे चैनल्स पे चल गई है और बार बार चलाई गई है, अगर मेरी तरफ से ऐसा, और मैं क्यों कहूंगी, एक चीज है, मैं तो अपना राइट था, मेरा राइट है, आई एम अ मेंबर और मेरा बिजनेस था, मैंने अपने बिजनेस के तहत उनसे क्वेश्चन पूछे कि भाई ये राइट है, आप मुझे पढ़कर सुनाए आंसर, आप आंसर, और उन्होंने खुद वहां से अपने रॉकेट साइंस और पता नहीं किस तरह के जुमले उधर से आए, आप निकाल कर देख लें सारी जो भी रिकॉर्डिंग है। सो अगर ऐसी बात होती है, अगर मेरी तरफ से कोई भी ऐसा जुमला होता तो यकीन माने आज मुझे भी सुनने को पड़ रहा होता कि इन्होंने भी बराबर बराबर जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और आपने खुद देखा है गरीदा, देखिए इस तरह की जो बातें और इस तरह के जो माइंडसेट बैठे होते हैं ना असेंबली में, उन लोगों को इस चीज पर सोचने की जरूरत होती है कि हम किस पार्टी से बिलोंग करते हैं और हमारी पार्टी की जो लीडर है वो कौन है, और वो खुद खातून है, तो इस हवाले से उनको बहुत लिहाज करना पड़ता है। लेकिन यही सवाल मैं इमदाद साहब से नेक्स्ट करने भी जा रही थी कि इमदाद साहब, आप एक ऐसी पार्टी के टिकट पे एमपीए हैं और वजीर हैं कि जिसकी कायदे खातून रह चुकी हैं जी, तो आपको इस किस्म के अल्फाज जो कि पार्लिमानी कार्रवाई से हज़फ कर दिए गए हैं, आपके अल्फाज आपको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, क्या आप माजरत करेंगे नुसरत साहिबा से? मुझे बहुत अफसोस है, और मैं नुसरत साहिबा से, मेरी बहन है, मैं सॉरी भी कर देता हूँ, कोई इसमें मुजाहिका नहीं है। आप माजरत कर रहे हैं नुसरत साहिबा से? जी मैं इसमें कोई अगर बात मैंने कर दी है तो जाहिर डेफिनेट मैं कर रहा हूँ ना, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, और इसमें अगर बंदे कोई गलती इंसान से होती है ना, तो मैं उस पर डेफिनेट मैं अपने अल्फाज को वापस भी लेता हूँ और मैं सॉरी भी करता हूँ। नुसरत साहिबा सॉरी कर लिया इमदाद साहब ने आपसे? जी बहुत देर से शायद इनको ये ख्याल आया, चूंकि इससे पहले शाम तक जितने भी चैनल्स पे ये आए हैं, कहा है इन्होंने अपनी बात मानी नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, लेकिन बहरहाल अब उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, अल्फाज वापस भी ले लिए और माजरत भी कर ली। अल्फाजों में अगर मैंने बोला है, हालांकि अगर की तो अब देखिए जी ठीक है, उन्होंने माजरत कर ली या सॉरी कर लिया, लेकिन मेरी तो दिल आजारी हुई, और मेरी दिल आजारी के साथ उन तमाम खवातीन की दिल आजारी हुई है जो या तो असेंबली में भी थी और असेंबली से बाहर जितनी माएं बहनें बेटियां हैं, उन सबको हैरानी इस बात की हुई कि जो इस ऐवान, मुकद्दस ऐवान में जहां पर लेजिस्लेशन होती है हम खवातीन के लिए सबसे ज्यादा, और हम लोग वो लेजिस्लेशन करके बड़ा प्राउडली कहते हैं कि हमने ये कानून पास कर लिया है कि खवातीन की जो वर्क प्लेस है वहां पर उनको हैरास नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने कानून पास कर दिया है। अब आप गरीदा खुद सोचिए कि वो मुकद्दस ऐवान जहां से हम उन खवातीन को सेफ सिक्योर करने के लिए वो कवानीन पास करते हैं, और उन्हीं ऐवानों में बैठकर हमारे जो पीपुल्स पार्टी के चंद ऐसे लोग हैं जो बैठकर इस तरह की अब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल करें और इस तरह के जुमले इस्तेमाल करें कि आप फला हैं, आप इस तरह की, मैं तो अब लेकिन अब मेरे प्रोग्राम में चूंकि इमदाद साहब ने अपने अल्फाज भी वापस ले लिए हैं, आपसे माजरत भी कर ली है, इमदाद साहब कोई आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट? मेरे पास प्रोग्राम का टाइम भी खत्म। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोहतरम नुसरत साहिबा अब्बासी हमारी मौजूद एमपी है। देखिए गरीदा, मैं सिर्फ एक कहूंगी, मेरी सिर्फ एक बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन, ठीक है? मैं औरतों का हम एहतराम जानते हैं और एहतराम करते भी हैं, ठीक है? हमारी लीडर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इमदाद पताफी साहब आपका, नुसरत अब्बासी साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे 45वें अमरीकी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी के हवाले से। दुनिया दम साधे इसकी मुंतज़िर है।
बर्दारी हो जाएगी। तनाज़ात और एहतजाज के साए में इस वक्त पूरे वाशिंगटन डीसी में, पूरे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। मुझे वाशिंगटन डीसी से ज्वाइन कर रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे नदीम याकूब। नदीम, तनाज़ात के और एहतजाज के साए में डोनाल्ड ट्रंप की तकरीबी हलफ बर्दारी हो रही है अब से कुछ 1-1.5 घंटे के बाद, इस 1-1.25 घंटे के बाद। उधर डेमोक्रेट्स में भी 50 से ज्यादा ने बायकॉट कर दिया है। चल क्या रहा है इस वक्त वाशिंगटन डीसी में माहौल? जी, मैं इस वक्त कैपिटल हिल पर हूँ, जहाँ पे इनाग्रेशन के लिए तैयारियाँ तकरीबन मुकम्मल हैं। तमाम जो कांग्रेस के अरकान हैं वो आ गए हैं। इसके अलावा जो अब फॉर्मर जो प्रेसिडेंट्स हैं वो भी आने वाले हैं। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो सदर से डोनाल्ड ट्रंप से ओथ लेंगे। अगर आप देख सकें तो मेरे पीछे काफ़ी आप देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं और नेशनल मॉल के ऊपर भी काफ़ी लोग हैं। जो बात आपने कही, प्रोटेस्ट बिल्कुल होंगे। कुछ ग्रुप्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप मॉल के ऊपर नंबर देखें, तादाद देखें लोगों की, तो काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। बहरहाल प्रोटेस्ट अपनी जगह पे ये एक इनका जमहूरी हक है। यहाँ पे अमेरिका में सबको हक है कि वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन इलेक्शंस के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के मुंतखब सदर हैं और अभी कुछ ही देर के बाद वो अमेरिका के सदर हो जाएंगे। जी नदीम, रिचर्ड निक्सन की तकरीबी हलफ बर्दारी का कोई 80 से ज़ायद अरकान कांग्रेस ने बायकॉट किया था और उसके बाद अब ये डोनाल्ड ट्रंप हैं कि जिनके तकरीबी हलफ बर्दारी का बायकॉट कर रहे हैं 50 से ज़ायद डेमोक्रेट्स अरकान कांग्रेस जो हैं। तो ये कितना सिग्निफिकेंट है आगे डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपनी हुकूमत चलाने के लिए, या कितनी रुकावट खड़ी कर सकता है उनके लिए? देखें, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तकरीबन 60 से ज़्यादा जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने बॉयकॉट किया है। इसका ये है कि बहुत से डेमोक्रेट्स जो हैं वो अभी तक उनकी इस जो इलेक्शन है उसको उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा कि वो इलेक्शंस जो हैं डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो अब मुंतखब सदर हैं। आगे चल के बहुत से प्रोटेस्ट भी होंगे, लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट भी करेंगे, लेकिन देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी जो अपनी ट्रांजिशन टीम है वो किस तरह से उसको मुकम्मल करके और गवर्नमेंट का जो काम है उसको चलाने में कामयाब होते हैं। जो आगे मज़ीद हम लोग ये भी देखना चाहेंगे कि लोगों का जो प्रोटेस्ट का मोमेंटम है वो कहाँ तक चलता है, जो हमें अभी तक मालूम नहीं है। कल यहाँ पर एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है जो कि ख़वातीन का, और जिसमें जो यहाँ पर मीडिया में ज़राए अबलाग में जो खबरें आ रही हैं जिससे पता चल रहा है कि काफ़ी बड़ी तादाद होगी लोगों की। तो मैं दोबारा कहूँगा कि अमेरिका में तमाम लोगों का एक जमहूरी हक है कि वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन आगे चल के देखना होगा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैबिनेट और गवर्नमेंट को किस तरह मिला। इस वक्त जो हमें खबरें मौसूल हो रही हैं, जो मनाज़िर हम वाशिंगटन डीसी के देख रहे हैं, अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में देख रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में अमरीकी सफारत खानों के बाहर जो हम देख रहे हैं कि मुजाहरे हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी के हवाले से। और वाशिंगटन डीसी से भी जो खबरें हमें मिल रही हैं वो ये है कि इस वक्त मुजाहरों में तशद्दुद आ गया है, पुलिस के साथ झड़पें हो रही हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, टूट फूट की जा रही है। और आपने भी कहा कि कल वुमेन्स मार्च ऑन वाशिंगटन है जो कि एक बहुत बड़ा वाशिंगटन में खवातीन का मुजाहरा होने जा रहा है। इसके अलावा एंटी वॉर, एंटी न्यूक्लियर वेपन्स वालों का मुजाहरा होने जा रहा है। तो ये सारे मुजाहरे पुरतशद्दुद सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। ये कितना डेंजरस हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट के लिए, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? देखें, हमें एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक सियासी बैकग्राउंड से नहीं आए। वो एक गैर रवायती किस्म के जो मुंतखब सदर हैं, इसलिए उनका जो पर्सनालिटी है या उनका जो तरीका कार होगा वो अभी तक मालूम नहीं कि वो किस तरह से आगे चलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम याकूब, वाक़ा के नुमाइंदे हमें अपडेट करते वाशिंगटन डीसी से। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। आई सी यू टुमारो।